जय हिंद दोस्तों, रक्षा के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय होगा डिफेंस बजट। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है हर एक साल रक्षा मंत्रालय को भी बजट सौंपा जाता है, तो इस बार भी रक्षा मंत्रालय को बजट सौंपा गया है। जैसा आपको पता है कल की डेट में बजट पेश किया गया, बजट अलॉट किया गया। तो दोस्तों अलग अलग मंत्रालय को भी बजट सौंपा गया है कि किस तरीके से अलग अलग मंत्रालय खर्चा करेगा, किस तरीके से वहन किया जाएगा इस बजट का। तो दोस्तों मैं आपको पहले पॉइंट में डिफेंस बजट के बारे में कुछ चीजें समझाऊंगा, कुछ पॉइंट समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी रैंक्स की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जिनका रैंक नायब सूबेदार है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, जिनको ऑनरी मिली हुई है। तो ऑनरी का पेंशन पे बेनिफिट लेने के लिए कई पेंशनर्स रिकॉर्ड को लेटर लिख रहे हैं। तो दोस्तों एक जवाब आया रिकॉर्ड की तरफ से। रिकॉर्ड ने बताया है क्या आपको ऑनरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा पेंशन पे अगर आपको ऑनरी मिल रखी है। तो दोस्तों एक मैं आपको लेटर समझाऊंगा और दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा नए टैक्स स्लैब के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ जानकारियां मैं आपको टैक्स से जुड़ी दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है रक्षा मंत्रालय को बजट में 6.81 लाख करोड़ दिए गए हैं 25-26 के लिए, जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक है। जी हाँ दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय को बजट सौंपा जाता है वो लायबिलिटी के आधार पर सौंपा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो आगे जवान है वो रिटायर हो रहे हैं, उनको भी पेंशन देनी है। जो पुराने पेंशनर्स हैं वो रिटायर हो चुके हैं तो उनको भी पेंशन देनी है। जो ईसीएचएस है उसको भी पैसा देना है, यानी टोटल खर्चा दिया जाता है रक्षा मंत्रालय को कि इस तरीके से ये बजट का खर्चा करना है आगे। तो दोस्तों अब जो खर्चा दिया गया है वो दिया गया है 6.81 लाख करोड़, यानी हर एक साल जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, अगले साल और ज्यादा होगी, उससे अगले साल और ज्यादा होगी। तो दोस्तों इस बार भी 9.53% अधिक है लायबिलिटी। जी हां दोस्तों, यानी 9.53% और अधिक खर्चा बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का। तो दोस्तों इस बार 6.81 लाख करोड़ दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय को। अब दोस्तों अगला पॉइंट है रक्षा मंत्री और पीएम मोदी जी का लक्ष्य आर्मी मॉडर्नाइजेशन करना। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री जी और पीएम मोदी जी का एक लक्ष्य है कि कैसे सेना को मॉडर्नाइजेशन करना है, किस तरीके से मॉडर्न बनाना है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इसमें नए हथियारों की खरीद और रिसर्च पर निवेश करना। जी हां दोस्तों, किस तरीके से रिसर्च करी जाएगी सेना पे, आर्मी पे, उसके लिए भी दोस्तों कुछ पैसा दिया गया रक्षा मंत्रालय को। और दोस्तों जो हथियार हैं उनकी खरीद पर भी पैसा दिया गया कि जो नए आगे हथियार खरीदने होंगे उस पर भी पैसा आवंटित किया है रक्षा मंत्रालय को। तो दोस्तों जो मोदी जी का लक्ष्य है 2047 का, उसमें सेना के जवान भी आते हैं कि किस तरीके से सेना को, आर्मी को मॉडर्न बनाना है, एक नई आधुनिक तकनीक पे काम करवाना है सेना के जवानों को। ऐसा कहना है रक्षा मंत्री जी का और पीएम मोदी जी का। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, रक्षा पेंशन के लिए 1.61 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए जो पैसा दिया गया है पेंशन अलॉटमेंट के लिए, वो दिया गया है दोस्तों 1.61 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, पिछले वर्ष के मुकाबले 13.87% अधिक है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया हर एक साल जो लायबिलिटी है पेंशन की वो भी बढ़ती जा रही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि हर एक साल जवान रिटायर होता है, उसके बाद दोस्तों जो उसकी लायबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं पेंशन पे आधारित है, तो हर एक साल ये बजट बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों इस बार भी जो पेंशन का बजट है वो भी 13.87% बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, इतना बढ़ गया है। फिर दोस्तों ईसीएचएस के लिए भी 8,317 करोड़ आवंटित किए गए। जी हां दोस्तों, जो ईसीएचएस की जो मेडिकल की फैसिलिटी है किस तरीके से पूर्व सैनिकों को दी जाती है, तो दोस्तों उसका भी खर्चा आवंटित होता है, वो भी दिया जाता है रक्षा मंत्रालय को। तो दोस्तों ईसीएचएस को जो दे रखा है वो दे रखा है 8,317 करोड़। जी हां दोस्तों, इतना पैसा आवंटित करा गया।
बाकी देखेंगे कि ईसीएचएस में सुधार होता है या नहीं होता, जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सुधार होता है या नहीं होता। क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से पैसा तो पहुंचाया जाता है, रक्षा मंत्रालय को पूरा पैसा दिया जाता है। अब दोस्तों इस पैसे का सही खर्च करना है नहीं करना वो रक्षा मंत्रालय पे डिपेंड रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे डिपेंड रहता है। अब दोस्तों पेंशन के लिए भी इतना पैसा दे दिया 1.61 लाख करोड़, लेकिन जो विसंगतियां हैं क्या वो ठीक होंगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। पैसा तो पूरा जाता है जेब में, लेकिन उस पैसे से सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखने वाली बात होती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो ये पूरा पैसा दिया गया है 6.81 लाख करोड़, इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, चाहे हथियार खरीदने हो, चाहे जो पेंशन का बजट दिया है 1.61 लाख करोड़, पेंशन में जो विसंगतियां हैं वो भी दूर की जाए, जो प्रॉब्लम है वो भी दूर किया जाए। तो दोस्तों ईसीएचएस के लिए 8,317 करोड़ यहां पे दिए, और रक्षा पेंशन के लिए दिए, डिफेंस पेंशनर के लिए 1.61 लाख करोड़। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 34 लाख डिफेंस पेंशनर को बजट के अनुसार पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों जो बजट पेश किया जाता है, यानी जो बजट अलॉट होता है रक्षा मंत्रालय को, उसके हिसाब से ही पेंशन आवंटित करी जाती है कि इस तरीके से आपको पेंशन मिलेगी, जो आपको हर एक महीने मिलती है। तो दोस्तों वो भी एक बजट का ही पार्ट है। बजट के अनुसार, लायबिलिटी के अनुसार, जो खाते में पैसा पड़ा है उसके अनुसार ही आपको पेंशन प्रोवाइड करी जाती है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको नया टैक्स स्लैब समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर एक बार आप और क्लियर कर दीजिए। अब दोस्तों जो ये नया टैक्स स्लैब है ये काम किस पर करेगा, दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था, तब भी पेंशनर कंफ्यूज हो रहे थे। दोस्तों ये टैक्स स्लैब उन्हीं पे काम करेगा जिनकी इनकम, सैलरी या फिर पेंशन, जो अधिकारी हैं जिनकी 12 लाख से ऊपर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इनकम, सैलरी, पेंशन 12 लाख से ऊपर जा रही है, तब दोस्तों आप इस टैक्स के दायरे में आएंगे, तब आप इस स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। जिनकी 12 लाख से कम है या फिर 12 लाख है, उन पर तो कोई टैक्स है ही नहीं। जो 12 से ऊपर है अगर आपकी इनकम, तब दोस्तों ये टैक्स स्लैब काउंट होगा। ये आपको बात याद रखनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपका टैक्स बनेगा अगर 12 लाख तक की आपकी इनकम जाती है, अगर 12 से ऊपर जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 0% टैक्स है, 4 से 8 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 12 लाख तक का टैक्स 60,000 बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख जो ये स्लैब है, अगर मैं 8 से 12 तक देखूं, 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, अगर मैं 12 लाख तक का देखूं तो 12 लाख तक का टैक्स 60,000 बनेगा, 60,000। जी हाँ दोस्तों, जो अंडर सेक्शन 87(1) में रिबेट में कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो दोस्तों उसमें एक अंडर सेक्शन है 87 है, इसके तहत आपको रिबेट मिल जाएगी, उसमें कवर हो जाएगा ये। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 12 से 16 लाख तक की इनकम पे 15% टैक्स, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 पे 25%, और अबव 24 लाख पे 30%। इस तरीके से दोस्तों ये टैक्स काम करेगा। अब दोस्तों इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलेगा 75,000 का। जी हाँ दोस्तों, 75,000 का आपको इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जो पुराना ओल्ड टैक्स डिजाइन था उसमें 50,000 था पुराने में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर इनकम 12,75,000 है तो कोई टैक्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं कि आपकी टोटल इनकम 12,75,000 है, तो दोस्तों वैसे ही आप 75,000 तो माइनस करेंगे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला, तो दोस्तों वैसे ही आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं है। यानी अगर हम लमसम देखें कि अगर आपकी टोटल इनकम 12,75,000 है, तो दोस्तों उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स आपको नहीं देना। अप टू 12,75,000 नो टैक्स, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए। एक बार फिर बता दो, जिनकी भी 12 लाख से कम है या फिर 12 लाख है या फिर 12,75,000 है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम टैक्स में आती है तो दोस्तों तभी आप इस स्लैब में आएंगे, तभी आपको इस स्लैब के अनुसार आप आईटीआर फाइल करेंगे। अब दोस्तों एक दो चीजें मैं आपको और क्लियर करूंगा, सही से समझिएगा। एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से। जी हाँ दोस्तों जो नया टैक्स स्लैब है ये किस फाइनेंशियल ईयर का है? 25-26 का। 25-26 का असेसमेंट ईयर होगा
26-27। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी से नहीं भरना ITR इस स्लैब को लेके। जी हाँ दोस्तों, जो ये लागू होगा स्लैब, टैक्स स्लैब, ये लागू होगा अगले साल से, यानी अप्रैल 2026 के बाद से आप इस टैक्स स्लैब को लेके ITR फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले साल से दोस्तों ये लागू होगा टैक्स स्लैब, अप्रैल 2026 के बाद से। अभी से नहीं भरना आपको, अभी आप पुराने टैक्स स्लैब पे ही काम करेंगे, ITR फाइल करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा रिकॉर्ड का एक लेटर। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक था सूबेदार, इनको ऑनरी मिली आफ्टर रिटायरमेंट, यानी ऑनरी का मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए पेंशन पे इन्होंने लेटर लिखा रिकॉर्ड को कि मुझे ऑनरी सूबेदार मेजर की पेंशन दी जाए, क्योंकि मैं सूबेदार हूं, मेरे को ऑनरी मिली हुई है। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहां पे जवाब दिया कि मॉनेटरी बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपकी जो पेंशन है सूबेदार की जो आप ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आफ्टर रिटायरमेंट आपको ऑनरी मिली हुई है। और दोस्तों ये जवाब आया था 30 जनवरी 2025 को। साइड में आप लेटर भी देख सकते हैं रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड ने साफ मना कर दिया कि अगर आप नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर है, अगर आफ्टर रिटायरमेंट आपको ऑनरी मिली हुई है तो ऑनरी का आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि अगली रैंक की आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपको नायब सूबेदारी में ऑनरी मिली है तो आपको सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपको सूबेदारी में ऑनरी मिली हुई है तो आपको फिर सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिलेगी। अगर सूबेदार मेजर में आपको ऑनरी मिली हुई है तो फिर आपको लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और वो भी मैं बात कर रहा हूं आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आफ्टर रिटायरमेंट किसी ओकेजन के दिन आपको ऑनरी रैंक दी जाती है, ऐसा रिकॉर्ड का कहना है, ऐसा रिकॉर्ड का कहना है। हालांकि इसके अगेंस्ट कोर्टों में कोर्ट केस चल रहे हैं कि ऑनरी का बेनिफिट दिया जाए, मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए ऑनरी रैंक्स को जिनको ऑनरी मिली हुई है। हालांकि फिलहाल रिकॉर्ड का अभी यही जवाब आया कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, पेंशन पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, एक अगले रैंक की पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।